अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इन सारे प्रोग्राम्स और सेशंस को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन आपसे मिस ना हो जाए। और इसके साथ ही साथ आप इसको शेयर भी कर सकते हैं उन लोगों के साथ जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हैं, और साथ ही साथ में व्हाट्सएप, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, वो भी ज्वाइन करें ताकि आप हमारे इस लाइव सेशन का हिस्सा बन सकें और टाइमली हर चीज़ से अपडेटेड भी रह सकें। नाजरीन, आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका ताल्लुक है स्पेक्ट्रम सिक्योरिटीज से। जी हाँ, ही इज द हेड ऑफ रिसर्च इन स्पेक्ट्रम सिक्योरिटीज। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बशारतुल्लाह साहब की। और आज हम उन्हें वेलकम करेंगे और उनसे जानेंगे। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि 1 लाख इंडेक्स जो है फाइनली फाइनली 2024 खत्म होने से पहले पहले जो है हो चुका है। और जो है सारे एक्सपर्ट्स की राय आ रही है, इनकी राय लेंगे और जो है मार्केट की बात करेंगे। तो चलें, लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक। सर, सबसे पहले तो जो है बहुत बहुत मुबारक हो। ये हम सबके लिए एक है कि 1 लाख इंडेक्स की जो एक माइलस्टोन जो है वो कवर कर चुका है पीएसएक्स। क्या लगता है, क्या कंट्रीब्यूशन है? क्योंकि ये सवाल मैं आपसे ऐसे करना चाह रही हूँ कि जो है अभी हमने 1 डेढ़ साल पहले तक जो है ये जो इंडेक्स था ये 40,000 पर था। देन उसके बाद हम जो है डिफॉल्ट का भी एक खदशा था, एक डिफॉल्ट का भी एक हमारे सर पे तलवार लटक रही थी। देन उसके बाद जो है फिर आईएमएफ के साथ जो है वो डील्स हुई, मामलात बेहतर हुए, फिर जो है डॉलर ने भी स्टेबिलिटी पकड़ी। होते होते अचानक, या ये कहा जाए कि मतलब क्या है, क्या हुकूमत है इसमें, क्या चीजें हैं, क्या फैक्टर्स हैं जो आज जो है हम लाख इंडेक्स के ऊपर जो है वो खड़े में हैं। जी बिल्कुल। बिग रिकवरी इन द मार्केट। और उसमें जिस तरह आपने बात की, इंडेक्स के जो मेन कंपोनेंट है, लेट्स नॉट कंफ्यूज आवरसेल्फ विद द इंडेक्स कंप्लीटली। इंडेक्स इज ड्रिवन बाय बिग मार्केट कैप स्टॉक्स जो यूजुअली वही ड्राइव कर रहे होते हैं, नॉट ओनली ऑन पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट बट एवरीवेयर। जो इंडेक्स के जो हेवी मार्केट कैप स्टॉक्स होते हैं, वेदर इट्स अमेरिका, चाइना, इंडिया, एनी मार्केट आप देख लें, तो वहाँ पे बिग मार्केट कैप स्टॉक्स जो होते हैं उसमें जो मूवमेंट होती है, इंडेक्स इज ड्रिवन बाय दोज कंपनीज एंड दोज सेक्टर्स। पाकिस्तान में बैंक्स सबसे बड़े डोमिनेट करते हैं इंडेक्स में। इसके अलावा ईएनपी सेक्टर है, ऑयल एंड गैस, पेट्रोलियम, जिसमें ओजीडीसी, पीपीएल एंड मारी है। और इसके अलावा एफएफसी, एंग्रो एंग्रो होल्डिंग कंपनी इटसेल्फ। तो ये तीन बड़े सेक्टर्स हैं, और इनमें एक सब्सटेंशियल सर्ज आया है ड्यूरिंग द पास्ट, लाइक स्पेशली अगर हम 2004 की बात करें, और सिर्फ हम अगर पिछले 9 हफ्ते की बात करें, तो तकरीबन इंडेक्स 25% बढ़ा है। और इसमें भी बड़ी कंट्रीब्यूशन आई है। एफएफसी इज करंटली सबसे बड़ा मार्केट कैप का जो KC 100 का कंपोनेंट है। तो उसकी प्राइस सर्ज हुई है फ्रॉम लाइक अराउंड 200 रुपये टू अभी 350 350 रुपये के रेंज में वो ट्रेड हो रहा है। तो उसने सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन दी है इंडेक्स के राइज में। और इसके अलावा बैंकिंग स्टॉक्स ने, जिसमें अभी रिसेंट पास में तो एचबीएल वाज एट द फोर फ्रंट। हमने छोटे बैंक्स को भी सर्च करते हुए देखा, जिसमें बैंक ऑफ पंजाब शामिल है। पिछले 1 महीने में पर्टिकुलरली उसमें काफ़ी इंक्रीज आया। तो अलोंग विद ऑल दीज मेन स्टॉक्स और जो मेन सेक्टर्स हैं, इनकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन आई है। इसके अलावा जो रिलेटिवली स्मॉल मार्केट कैप सेक्टर्स हैं, जिसमें आपके ऑटोज हुए, फार्मास्यूटिकल, सीमेंट्स, वो मिड टू स्मॉल सेगमेंट में फॉल करते हैं। आप पिछले एक क्वार्टर में या आप 3 4 महीने में देखें, तो सबसे ज़्यादा इंक्रीज आया फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स में। देव लाइक सर्च मोर देन, कई स्टॉक्स 100% से ऊपर चले गए। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंक्रीज आया है। ऑटो सेक्टर में हमने परफॉर्मेंस देखी है, वहाँ पे भी प्राइस अप्रिसिएशन हुई है। रिसेंट पास में इतना आउट परफॉर्म नहीं किया, लेकिन प्राइस इंक्रीज आई है। सिमिलरली जो अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर थे, वो एक टेक्सटाइल और स्टील सेक्टर था, जिसने थ्रू आउट द ईयर अंडर परफॉर्म किया है। हम्म। रिसेंटली उसमें थोड़ी सी रिकवरी आई है ड्यूरिंग द पास्ट मंथ और सो।
लेकिन फिर भी दे हैव बीन लेफ्ट बिहाइंड इन द मार्केट राइज। तो अगर तो ये बड़े स्टॉक्स है, अभी गोइंग फॉरवर्ड भी जो भी मार्केट की जो फोरकास्ट होगी इसमें बड़े स्टॉक्स का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी अगर बैंकिंग सेक्टर परफॉर्म कंटिन्यू रहती है। और सिमिलरली फर्टिलाइजर सेक्टर की परफॉर्मेंस रहती है, क्योंकि फर्टिलाइजर में ड्यूरिंग 2024 रिकॉर्ड प्रॉफिटेबिलिटी आई है। Whether they will be able to sustain these profits during 2025, उसको देखना पड़ेगा। उस पे कुछ कंसर्न्स हैं कि फार्म इकोनॉमी अभी स्लो डाउन है, फर्टिलाइजर ऑफटेक उस लेवल पे नहीं हो रहा जिस तरह पहले हो रहा था। उस पे कोई इम्पैक्ट आता है कि नहीं, लेकिन इट्स टू अर्ली टू से। लेकिन यह है कि फर्टिलाइजर हैज़ बीन वन बिग कंपोनेंट ऑफ पीएसएक्स परफॉर्मेंस, क्योंकि उसकी इंडेक्स में बड़ी काफ़ी बड़ा वेट है। तो हमें इंडिविजुअल सेक्टर को इंडिविजुअली ऑन देयर ओन मेरिट देखना पड़ेगा कि उनका पिछले साल किस तरह परफॉर्मेंस रही या रीसेंट पास में क्या परफॉर्मेंस रही, और गोइंग फॉरवर्ड इसकी परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है बेस्ड ऑन देयर फंडामेंटल वैल्यूएशन या उनकी अर्निंग आउटलुक। तो ये सारे फैक्टर देखना पड़ेंगे, और कंटिन्यूसली बेस पे हम देख रहे होते हैं कि कौन से सेक्टर में अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो इट हैज़ बीन लाइक स्विच बिटवीन और अमंग दीज सेक्टर्स सबसे ज़्यादा हो रहा है। और अभी मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट जो है मेरे हिसाब से उन्होंने अभी भी उसमें काफ़ी बड़ा रूम है कंपेयर टू द लार्ज मार्केट कैप। सही। अच्छा सर, अगर हम बात करें मार्केट की, अगर आज की मार्केट की हम बात करें तो ऑल ओवर मार्केट काफी अच्छी थी, पॉजिटिव रही। ऑयल एंड गैस सेक्टर में काफी सेलिंग देखी गई, इसकी क्या वजह थी? जी, अभी उसमें एक एलिमेंट थोड़ा सा वैल्यूएशन, अर्निंग आउटलुक, वो सारी चीज़ें भी फैक्टर है कि उस पे हो सकता है कि देर इज, और टेक्निकल पे भी लोग काम कर रहे होते हैं, तो इस लेवल पे थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग लोग कर रहे हैं जिन्होंने इतना 40-50% सर्च प्राइस में देखी है रिसेंट प्राइस पास्ट में कुछ महीनों में। तो दे आर ऑप्टिंग फॉर प्रॉफिट टेकिंग एट दिस और मेकिंग अ स्विच इनटू अदर सेक्टर्स। और थोड़े से आज यानी इतना इंडेक्स वो हुआ है कि कुछ ब्रोकरेज हाउसेस में वो एक्सपोजर वाले इश्यूज भी थे, और कुछ जगहों पे ये भी सुनने में आया था कि लोगों ने ज्यादा एक्सपोजर था तो थोड़ी बहुत पोजीशंस कट डाउन भी की गई थी। सही। अच्छा सर, अब जैसे आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 16 दिसंबर को जो है अगेन मॉनेटरी पॉलिसी जो है एक्सपेक्टेड है, और वही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कम होगी, 1% हो, 1.5% हो, कम होगा। इसके बाद आप सीमेंट सेक्टर, क्योंकि अभी सर्दियां भी हैं, तो सीमेंट सेक्टर को आप कैसा देख रहे हैं कि क्या क्या परफॉर्मेंस रहेगी? क्योंकि इस वक्त सर्दियों में अगर हम देखें तो सीमेंट की इतना ज़्यादा वर्किंग नहीं होती, या इतना वो सेक्टर वो नहीं चलता। तो आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी कट डाउन होगा, और आगे सीमेंट सेक्टर को किस तरह से देख रहे हैं? जी बिल्कुल। इंटरेस्ट रेट आउटलुक तो क्लियरली है। यही है कि अभी आज के सबसे बड़ी जो आज की खबर थी वो सीपीआई, जो इन्फ्लेशन नंबर फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, वो रिलीज हुई। सो इट केम लाइक मच लोअर देन एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन 5-5.5% के रेंज में थी मार्केट की, लेकिन इट केम एट 4.9%। उसे एक चीज तो क्लियरली अब सिग्नल मिल रहा है कि देयर विल बी अ कट ऑफ एटलीस्ट 100 basis point in policy rate on 16th December. Personally, I think there is more room for cut, like 150 basis point तक reduction हो सकती है। लेकिन ये है कि कट इज डेफिनेट ऑन 16 दिसंबर। बिटवीन 100 to 150 basis point कट मार्केट में आएगा। बाकी मार्केट इंटरेस्ट रेट आर क्लोज टू, लाइक काइबोर आप देख लें, वो तकरीबन 12.70 12.80 पे 6 मंथ का काइबोर चल रहा है। आई थिंक इट विल स्लिप फर्दर। 3 मंथ्स और 6 मंथ की ट्रेजरी बिल रेट क्लोज टू 12% चल रहे हैं। वहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है कि इंटरेस्ट रेट इज क्वाइट फेवरेबल एज फार एज लाइक द इंडस्ट्रियल सेक्टर इज कंसर्न। उसमें सीमेंट सेक्टर भी शामिल है। सीमेंट के लिए एक ही कंसर्न है कि जिस तरह आपने हाईलाइट किया कि विंटर मंथ्स हैं उसमें थोड़ी सी डिमांड स्लो डाउन होती है, लेकिन सबसे बड़ा जो उसमें फैक्टर है स्लो डाउन का, लेस स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अभी तक जो इस साल के बजट में डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स थे उस पर अभी तक स्पेंडिंग नहीं हुई। तो और उसकी वजूहत है आईएमएफ के काफ़ी उन पे है कि स्ट्रिक्ट कंट्रोल में, तो उन्होंने अभी तक एलोकेशन नहीं बढ़ाई।
और लेकिन एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि अगले 6 महीनों में गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग बढ़ाए, क्योंकि इकोनॉमी को भी चलाना है, इकोनॉमी को थोड़ी स्टिमुलेंट देना पड़ेगा, क्योंकि जो ब्रॉडर स्लो डाउन है वो अभी भी इकोनॉमी में है, और उसको पिक करने के लिए गवर्नमेंट स्पेंडिंग विल बी द की ड्राइवर। अब अगर वो स्पेंडिंग कंट्रोल में ही रहने देते हैं और स्पेंडिंग नहीं करते, तो फिर तो आउटलुक फॉर सीमेंट विल बी नॉट दैट गुड, क्योंकि वहाँ पे अभी भी 10 से 15% डिक्लाइन ड्यूरिंग दिस फिजिकल हुआ है पिछले 5 महीनों में, यानी कंपेयर टू लास्ट ईयर सीमेंट सेल्स डिक्लाइन हुई है। हाँ, तो अब अगर डोमेस्टिक डिमांड नहीं बढ़ती, और डोमेस्टिक डिमांड ड्राइव करेगी गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे, क्योंकि हाउसिंग सेक्टर अभी भी स्लो डाउन चल रहा है, वहाँ पे अभी इतनी सच मेगा प्रोजेक्ट्स नहीं चल रहे हैं, वो नॉर्मल एक कंजम्पशन हो रही है, लेकिन दैट इज स्टिल लोअर देन लास्ट ईयर। सही। अच्छा, यहाँ पर हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके भी सवाल आते हैं। अनस जी, आप अपना सवाल कीजिए प्लीज। जी सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये बताइएगा, मारी पेट्रोलियम में भी जो नजर आ रहा है कि एक्यूमुलेशन हो रही है और अभी साइडवेज चल रहा है, वो ज्यादा बड़ी रेंज में वो नहीं कर रहा है एक्यूमुलेशन, तो अभी इसका क्या फ्यूचर नजर आ रहा है? हम हमारी अगर आप इसकी प्राइस, जब से सितंबर में इसकी जो बोनस के बाद प्राइस एक्स बोनस खुली थी, तो इट हैज ट्रेडेड लाइक मैक्सिमम जो शुरू के दिनों में 480 लेवल पे, एंड ऑन द लोअर साइड 400 पे, ऑन एवरेज ये तकरीबन ये मिड 450 रेंज में ट्रेड हुआ है। अब वेदर इट्स एक्यूमुलेशन और जो भी उसका वो है, सिंपल इसकी वैल्यूएशन आप टेक्निक्स वही है, डिविडेंड यील्ड को देख लें और अर्निंग आउटलुक को देख लें कि वहां पे क्या पोजीशन है। एज फार एज न्यू डिस्कवरीज आर कंसर्न, उसमें इतनी ऐसा कोई बड़ी प्रोग्रेस नहीं है मेरे हिसाब से। अर्निंग पे डिपेंड करता है, अगर अर्निंग अच्छी होती है और डिविडेंड आता है तकरीबन इस लेवल पे, अगर 460 प्राइस है, तो इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन विल बी समवेयर लाइक 6 से 7% डिविडेंड यील्ड तो होनी चाहिए। So it's driven by that factor only. और अगर dividend they manage to give like maintain that dividend which they issued last year, तो फिर तो ठीक है, यहाँ पे प्राइस सस्टेन कर जाएगी। लेकिन आई पर्सनली थिंक कि इसमें इतना अपसाइड विल बी ट्रिगर बाय द फैक्टर के डिविडेंड ये कितना देते हैं और अर्निंग कितनी होगी। अर्निंग में एज सच इस साल कंपेयर टू लास्ट ईयर कोई इतनी ग्रोथ नजर नहीं आ रही। वजह यह है कि बहुत गैस प्राइसेस और ऑयल प्राइसेस आर रिलेटिवली लो, इंटरनेशनल जो इनके बेंचमार्क है वो नीचे हैं, तो एज सच इतनी एज सच अर्निंग ग्रोथ इस साल पेट्रोलियम सेक्टर में नजर नहीं आ रही, वेदर इट्स ओजीडीसी, पीपीएल और मारी, इनकी अर्निंग कंपेयर टू लास्ट ईयर कम होगी ड्यूरिंग फिजिकल ईयर 2025। सही। जी, रऊफ महमूद साहब, आपका सवाल है, प्लीज कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। हेलो, आर यू जी 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 लिसनिंग? जी, जी, जी जी, आवाज आ आवाज आ रही है, रही है, आवाज आप आ रही है। सवाल कीजिए। यस, yes sir, I am asking about the TRG. There is any calculation you told me that I buy that on this price? And you second one, you told me about the hub power, sir. I listen a vlog there, somebody is saying that 8 IPPs का जो है ना वो री एग्रीमेंट हो रहा है, तो उसमें हब पावर इंक्लूडेड है सर या नहीं है? प्लीज इस बारे में तो जी, गाइड कर दें सर। टीआरजी थैंक यू में तो सो सिंपल, मच। जी टीआरजी में तो सिंपल उसकी इट्स अ होल्डिंग कंपनी इन पाकिस्तान, इसकी बाहर की जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू पे इसकी प्राइस यूजुअली ड्राइव होती है। रिसेंट पास में यह है कि उनकी एक जो सब्सिडरी कंपनी है, उन्होंने अपने शेयर्स बाय बैक करेंगे टीआरजी से। आज जो टीआरजी को पैसे मिलेंगे, अब वो उससे यूजुअली वो उनकी पॉलिसी में सच डिविडेंड वो देते नहीं है, वो कोई और एक्विजिशन करेंगे। तो टीआरजी में इफ़ यू आर लॉन्ग टर्म होल्डर और आपको कोई डिविडेंड एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो फिर तो आप वेट कर सकते हैं। अदरवाइज आई थिंक इस जस्ट लाइक इसकी इस लाइक अ होल्डिंग कंपनी, आप उसको क्लोज एंड फंड की तरह देख लें। अगर उसके जो कंपोनेंट इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो उसकी प्राइस भी बढ़ जाती है। तो इट्स ड्रिवन बाय दीज फैक्टर, और इन एडिशन टू दैट इसमें एक स्पेकुलेटिव एलिमेंट भी होता है। टाइम टू टाइम इसमें एक रैपिड इंक्रीज और वो चीज़ आ जाती है। तो वो एक फैक्टर है इसमें। इसके अलावा इसमें ये होल्डिंग कंपनी के अलावा इसको आप ज़्यादा डिटेल में
और चीज़ें इससे एक्सट्रैक्ट ना करें। तो बेहतर तो यही है कि वो वाली कंपनी जो आपको डिविडेंड दे और उसकी परफॉर्मेंस आपको क्लियरली नजर आए। तो इसकी परफॉर्मेंस ड्रिवन बाय दोज कंपनीज विच दिस कंपनी हैज इन्वेस्टेड विच आर यूएस बेस्ड कंपनीज। और वहां पे अगर ग्रोथ आती है तो इसकी प्राइस पे भी इम्पैक्ट पॉजिटिव आएगा। सही। जी और सिराज। दूसरा भी आपका इसमें एक और सवाल भी आपका था, वो कौन सी कंपनी का इन्होंने पूछा था एक टीआरजी के अलावा? आपको सर, आपको हपको। आपको आपको। हपको आपको में आप चीजें, यस। जी बिल्कुल, हपको में एक कल ये वीकेंड पे जो खबर आई थी कि बाकी कंपनीज के साथ भी हुकूमत नेगोशिएट कर रही है। हपको के साथ तो एक एग्रीमेंट पुराने जो यूनिट का जो था वो तो हो गया है। अब उसकी कैश फ्लो इम्पैक्ट जो है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक डिस्क्लोजर आई नहीं कि कितने पैसे आएंगे। कुछ मोटे नंबर तो उन्होंने बताए थे, लेकिन एज No, फार no, एज, that, no, that, no, no, no. I'm हाँ, saying that no. Now that is included again, they are going to, government is going to इन re-agreement with HUBCO or not? नहीं, हपको के साथ पुराना जो 90s वाला जो प्लांट था उस पे तो एग्रीमेंट हो गया है, वो चीज़ तो खत्म हो गई है। अब वो जो नए जो उनके जो इन्वेस्टमेंट है, नए प्रोजेक्ट्स है, उसमें उसकी लिस्ट में शामिल है कि नहीं, वो भी आएंगे। ऑब्वियसली दे आर नेगोशिएटिंग विद ऑल आईपीपीज, वेदर दे वर एस्टेब्लिश इन 90s और 2000 और उसके बाद। तो हपको के बाकी प्रोजेक्ट्स भी नेगोशिएशन में आएंगे, और उनके साथ जो भी एग्रीमेंट होगा वो डिस्क्लोजर उसकी आएगी। तो अभी क्योंकि वो सिर्फ खबर आई थी कि उनके साथ निगोशिएशन हो रही है, और तो उसके अलावा हम उस पर कमेंट नहीं कर सकते कि फाइनल क्या एग्रीमेंट होता है, किन टर्म्स पे होता है, कितने कैश फ्लो इम्पैक्ट इन पे आएगा। और उसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्होंने कहा कि वो रुपी बेस होगी, और आप जितना प्रोड्यूस करोगे इतनी हम बिजली आपको उसी के पैसे मिलेंगे, कैपेसिटी बेस पे नहीं होगा। तो वो एक चीज़ है, तो उस पर कंसर्न्स अभी तक मार्केट में यही है, और जिसकी वजह से ये प्राइस चल भी नहीं रही, कि जब तक ये एग्रीमेंट फाइनल होके नहीं आते तो वी एनालिस्ट या आउटसाइडर, वी डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट विल बी द कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी गोइंग फॉरवर्ड, एंड ये कंपनी कितना डिविडेंड दे पाएगी अगले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में। तो उसके जब तक ये क्लैरिटी नहीं आती I'm तो sorry. थोड़ा सा I'm, I'm, प्राइस। I'm, 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 I'm I'm sorry to interrupt you, sir. My question is this: may I accumulate this HUBCO? एक्यूमुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल, वैल्यूएशन अगर आप देख लें तो इसकी एक एसेट वैल्यू तो बहुत ज्यादा है। अभी प्राइस जो है इट्स लाइक मेरे हिसाब से बिल्कुल बॉटम के करीब है, इससे ये ज्यादा नीचे मुझे तो नहीं लग रहा कि ये नीचे जाएगा। लेकिन द पॉइंट इज कि अपसाइड इसमें ट्रिगर कब आता है, दैट विल बी आफ्टर दीज एग्रीमेंट्स, और उसके बारे में सब इंफॉर्मेशन आ जाए तो फिर इसकी परफॉर्मेंस नजर आएगी। तो एक्यूमुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो सही है, लेकिन यह है कि टाइम आपको थोड़ा सा देना पड़ेगा, फिर उसमें रिटर्न आएगा, क्योंकि अभी सिर्फ ये है अनसर्टेनिटी है कि डिविडेंड कितना आएगा गोइंग फॉरवर्ड बेस्ड ऑन द न्यू एग्रीमेंट्स। तो वो जब तक क्लैरिटी नहीं आती तो प्राइस ट्रिगर इसको अभी नहीं मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। मैम नादिया, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया रऊफ साहब आपका। जी सिराज साहब, आप अपना सवाल कीजिए। जी सर, थैंक यू वेरी मच। मेरा सवाल ये है कि कॉलगेट पाम ऑलिव है और मिलेट ट्रैक्टर है, हाइनून है, ये इसके बारे में आपकी क्या राय है कि ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नेक्स्ट 3 to 5 years में कैसे रहेंगे, और फर्दर आप 2025 में किस सेक्टर को बेहतर समझते हैं? थैंक यू। जी स्पेसिफिक स्टॉक्स में तो यानी कॉलगेट इस रिलेटिवली इलिक्विड स्टॉक, और उसमें हमने सच हमारी कवरेज नहीं है, तो उस पर तो मैं कमेंट नहीं करूंगा। हाइनून को हम सिर्फ जो फार्मा रिलेटेड जो इसका जो परफॉर्मेंस है, कंपनी इज एन एक्सेलेंट कंपनी, इट हैज, यानी अगर वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख ले, जितनी प्राइस अप्रिसिएशन ग्लेक्सो, एबट, फेरोज, बाकी कंपनीज में आई है, इसमें भी परफॉर्मेंस आ चुकी है। अब यह है कि आउटलुक फॉर द सेक्टर इज पॉजिटिव, क्योंकि प्राइस डीरेगुलेशन हो गई है, दे हैव बीन एबल टू इंक्रीज देयर प्राइसेस, प्लस दे ऑल दीज कंपनीज आर एक्सपेंडिंग देयर प्रोडक्शन। और हाइनून ने भी कुछ सब्सिडरीज कंपनीज बनाई हैं, वो दे हैव आल्सो एक्सपेंडेड देयर ऑपरेशंस। तो मुझे तो ये वाली, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट पड़ी है तो ठीक है, दे दे शुड आउट परफॉर्म गोइंग फॉरवर्ड। उस पे तो मुझे इतना सच, फार्मा सेक्टर पे आउटलुक इज स्टिल पॉजिटिव। थोड़ी सी वैल्यूएशन अब जो है
ओवर स्ट्रेच हो गई है कंपेयर टू द मार्केट। अगर आप उनकी अर्निंग मल्टीपल्स देख लें, डिविडेंड यील्ड देख लें, तो आपको वो चार्म नजर नहीं आएगा, क्योंकि इनकी मार्केट कैप काफी एक ही 3-4 महीने में सब्सटेंशियल प्राइस इंक्रीज आई है सब में। तो इसमें एंट्री के लिए सबसे बेहतर यही होता है कि एनी टाइम इफ देयर इज सम प्राइस करेक्शन इन दीज आइटम्स, तो वन कैन स्टार्ट एक्यूमुलेशन और उसको होल्ड कर सकते हैं। लेकिन जो मेजर ट्रिगर इसमें अपसाइड का था वो तकरीबन सब फार्मा कंपनीज में आ चुका है। अब यहाँ से आगे जो एक्सपेक्टेशन है, अगर दे आर एबल टू डिलीवर ऑन व्हाट इनिशियल एक्सपेक्टेशंस वर, अगर वो मीट कर देते हैं, मिसाल के तौर पर दिसंबर के प्रॉफिट्स या मार्च के प्रॉफिट्स, तो उसको वो ड्राइव करेंगे। लेकिन इसमें मेजर इंक्रीज ऑलरेडी आ चुका है अभी। लेकिन ये कि अभी भी मेरी अपनी आउटलुक है कि फार्मा विल कंटिन्यू टू आउट परफॉर्म द मार्केट। और मिल्लत में सिर्फ कंसर्न जो आपका वो, उसकी हमारी कवरेज में मिल्लत अभी तक नहीं है यूनिवर्स में। लेकिन यह है कि थोड़ा सा डिमांड साइड इज कंसर्न। इतना यानी कोई सच बहुत ज़्यादा ग्रोथ यानी रीसेंट पास में या गोइंग फॉरवर्ड जो एक्सपेक्टेशन है, कुछ वो इश्यूज हैं कि जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा यानी सेल इंक्रीज जो है वो इतना ज़्यादा नहीं हो रहा। लेकिन ये कि इसमें आपको अगर ऑटो में एक्सपोजर लेना है, तो देन देयर आर अदर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल जिसको आप देख सकते हैं। सही। माजिद, आपका कोई सवाल था? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, हाँ जी, मेरा सर क्वेश्चन ये था कि जैसे कि डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स जो टीयर वन के जो स्टॉक्स जो थे, जैसे बैंकिंग थी या फर्टिलाइजर थी, वो तो अब काफ़ी ज़्यादा उनकी प्राइसिंग बढ़ गई है, मोर देन डबल हो गई। तो अब करंट सिनेरियो में आप कौन से ऐसे, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से ऐसे डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं, और अगर उनकी डिविडेंड यील्ड तो थोड़ी कम होगी, तो जो कि स्टिल भी कंसिडर किए जा सकते हैं इस लेवल के ऊपर, तो अगर हैं तो जी थोड़ी सा शेयर कीजिए। जी, डिविडेंड यील्ड में आपके अभी भी बैंक्स और फर्टिलाइजर डोमिनेट करेंगे। दीज आर द टू सेक्टर विच विल कंटिन्यू टू गिव यू बेटर डिविडेंड कंपेयर टू अदर सेक्टर्स। वो आप क्योंकि इनके एज सच ये ग्रोथ फेज में नहीं है। फर्टिलाइजर इज अ मेच्योर यानी सेगमेंट। वहाँ पे सारी कंपनियां जो भी प्रॉफिट बनाती हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। आइदर दे पुट सम मनी इन द न्यू प्रोजेक्ट, जिस तरह फाउंडेशन जो फौजी ग्रुप है उनकी यूजुअली एक्सपेंशन हो रही है इन डिफरेंट सेगमेंट्स, तो वो एक सर्टेन कंपोनेंट फिर भी रिटेन करते हैं। एज फार एज एंग्रो इज कंसर्न, एंग्रो तो जो भी डिविडेंड जो भी अर्निंग कमाता है वो डिविडेंड फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। और सिमिलरली बैंक्स की भी यही आउटलुक है कि वो अपना मेजॉरिटी जो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी होगी वो डिविडेंड फॉर्म में देते रहेंगे, जिसमें यूबीएल इज एट द टॉप। वो तकरीबन ऑलमोस्ट 100% ऑफ इट्स अर्निंग वो डिविडेंड फॉर्म में दे रहा है। सिमिलरली मीज़ान बैंक मेजर कंपोनेंट ऑफ इट्स अर्निंग लाइक 80% वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। बाकी एचबीएल हैज़ बीन कंजर्वेटिव, वो पूरा डिविडेंड जो अर्निंग है वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन वो कम रखता है। वो मेरे हिसाब से अभी भी वो कम ही रखेंगे, वो इतना ज़्यादा डिविडेंड नहीं बढ़ाएंगे। अगर उनकी मिसाल के तौर पर इस साल 40 रुपये अर्निंग है, तो डिविडेंड उसका 16 रुपये होगा। लेकिन बाकी जो बैंक्स हैं मिड मिड सेगमेंट में, फॉर एग्जाम्पल बैंक अभी वो भी मेजर कंपोनेंट ऑफ इट्स अर्निंग वो डिविडेंड फॉर्म में देता है। तो आप अगर सेक्टर वाइज बात करें तो बैंक्स एंड फर्टिलाइजर विल कंटिन्यू टू गिव यू हाई डिविडेंड। इवन पहले अगर ज्यादा था, 18-20% डिविडेंड आ रहा था, अभी आपको वो 10-11% डिविडेंड देंगे, क्योंकि उस हिसाब से इंटरेस्ट रेट भी नीचे आ गए हैं। तो डिविडेंड फॉर्म के लिए यही दो सेक्टर अभी है। बाकी कोई सेगमेंट आपको इतने ज्यादा डिविडेंड नहीं दे सकता। सही। अच्छा सर, बैंकिंग सेक्टर की बात हो रही है तो मीज़ान और फैसल बैंक के हवाले से ज़रा मैं पूछना चाहूँगी कि जो है आज जो एक बैंकिंग सेक्टर में जो न्यूज़ आई उसके बाद काफ़ी नीचे ट्रेड किया। तो आगे आपको क्या लगता है कि इसमें कोई ग्रोथ है, जो लोग इसमें इन्वेस्टेड हैं, या कोई ग्रोथ है, अभी स्टक रहे हैं या फिर चेंज कर लें? नहीं, बिल्कुल मीज़ान बैंक की करेक्शन मेरे ख्याल में पिछले हफ्ते काफ़ी बड़ी करेक्शन आई। इसने अंडर परफॉर्म किया रिलेटिव टू द बैंकिंग सेक्टर। थोड़े से प्रॉफिटेबिलिटी तो अगले साल सब बैंक्स की कम होगी। देयर इज नो डाउट इन दैट कि 2025 में बैंक्स के प्रॉफिट ठीक ठाक गिरेंगे। तो वो एक साल का एक इम्पैक्ट होगा।
और 2025 में हम थोड़ा सा कम डिविडेंड भी पोटेंशियली कई बैंकिंग स्टॉक से देखेंगे। 2024 के तो डिविडेंड अच्छे होंगे, लेकिन 2025 साल में अर्निंग डिक्लाइन नजर आएगा बैंक्स में। तो अभी मीज़ान बैंक रिलेटिवली जो पहले 260 तक गया था, अभी 240 और 230 में ट्रेड हो रहा है। कुछ ब्रोकरेज हाउस इस पे सेल कॉल भी आई थी कि गोइंग फॉरवर्ड इस पे इसकी फेयर वैल्यू इन्होंने डिक्लाइन की थी, यानी रिड्यूस की थी। तो ये है कि ऑन वीकनेस आप इस्लामिक बैंक को बिल्कुल देख सकते हैं, लेकिन उनकी ये है कि कॉस्ट कंपोनेंट अब बढ़ेगा। पहले जो नेट मार्जिन जो वो कमा रहे थे वो अब कम होंगे, क्योंकि अब उनको सेविंग डिपॉजिट्स पे नॉन इंस्टीट्यूशनल डिपॉजिट्स को रिटर्न देना पड़ेगा। तो उसकी वजह से थोड़े से उनके मार्जिन गोइंग फॉरवर्ड कम हो जाएंगे। लेकिन ये कि वैल्यूएशन में ऑलरेडी मेरे हिसाब से वो प्राइस जो जितना डिक्लाइन अभी पिछले हफ्ते हुआ है उसमें, वो काफ़ी हद तक उसमें आ चुका है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड अगर इसमें कोई करेक्शन आती है, मिसाल को आई वुड बी अ बायर इन मीज़ान बैंक क्लोज टू 200, 210, 215 पे, इट विल बी अ गुड वैल्यू proposition. Similarly, Faisal Bank in lower 40s will be a good buying opportunity. तो उनको वीकनेस पे आप बिल्कुल देख सकते हैं। ऐसा इस तरह नहीं है कि उनकी आउटलुक बिल्कुल नेगेटिव हो गया, लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग 2025 में सारे बैंक्स के प्रॉफिट्स डिक्लाइन होंगे। सही। अच्छा सर, यहाँ पे सवाल है एफएफएल और जीजीएल के हवाले से पूछा गया है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दें। एफएफएल फौजी फूड की बात हो रही है जी। उसको मैंने अभी रिसेंट पास में उसकी परफॉर्मेंस देखी नहीं है, तो इसलिए आई विल अवॉइड कमेंट। और सिमिलरली जीजीएल को भी मैंने क्लोजली देखा नहीं है। वो फिर किसी और सेशन में मैं पहले उनको रिव्यू कर लूंगा, फिर बात कर लेंगे। सही। So I don't want to give any comment like which is not like I have not updated myself on those companies. बिल्कुल। अच्छा सर, अब जो है अब ये बताइए कि कल की मार्केट के हवाले से क्या आप जो है सजेशन देना चाहेंगे इन्वेस्टर्स को कि कल मार्केट कैसी रहेगी, क्या उनकी जो है स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और जो है कौन से आपके जो है फेवरेट स्टॉक्स हैं, किन सेक्टर्स को आप जो है समझते हैं कि हाँ यहाँ पे काम करना चाहिए और इन स्टॉक्स में जो है एक बेहतर जो है गेन मिल सकता है हमारे इन्वेस्टर्स को, थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। जी बिल्कुल, मार्केट अभी नए हाई पे आ गई है। 103 इंडेक्स अभी जो पहले 99,000 1 लाख जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल था मार्केट, वहाँ पे आप तकरीबन वो मोरलेस सपोर्ट मार्केट की एक इनिशियली होगी, शॉर्ट टर्म सपोर्ट है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड ये है कि आप मुख्तलिफ लेवल को आप यानी देखेंगे। टेक्निकल हम जो टारगेट्स बना के लेके चल रहे होते हैं, तो उसमें 105 अभी एक छोटा टारगेट होगा, फिर 108, इस तरह 10-12 तक पोटेंशियल मार्केट में है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड आप एक जहन में बिल्कुल रखें कि एक मार्केट की जो कंसेंसस फोरकास्ट है कई ब्रोकरेज हाउसेस की, दे आर एक्सपेक्टिंग बिटवीन लाइक 20 to 25% रिटर्न फॉर द इंडेक्स ओवर द नेक्स्ट 12 months। तो अगर वो चीज़ बहुत जल्दी मटेरियलाइज हो जाती है, तो फिर तो ऑब्वियसली वन शुड बी अ बिट केयरफुल ओवर व्हाट लेवल होंगे। थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग भी करनी चाहिए कि वक्त से पहले अगर बाजार बहुत ज़्यादा पहले चली गई, या वही स्टॉक्स जो आप 12 महीने में एक्सपेक्ट कर रहे थे और वो 2 महीने में उसने वो रिटर्न आपको दे दिया, तो आई वुड सजेस्ट कि आप प्रॉफिट टेकिंग करके दूसरे सेगमेंट में चले जाएं। तो अभी मार्केट में वॉलेटिलिटी भी होगी, उसको पे भी नज़र रखें। जहाँ पे ओवर स्ट्रेच वैल्यूएशन है वहाँ पे भी आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग, अब प्रॉफिट टेकिंग करके चलें तो ज़्यादा बेहतर है। अब मार्केट इस लेवल पे है कि यहाँ पे वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, और दिसंबर के महीने में ये इंटरेस्ट रेट कट होगा, उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट तो बैंकिंग पे मेरे हिसाब से तो आना चाहिए। अभी तक मार्केट दिसंबर के डिविडेंड के बेस पे उसको लेके चल रहे हैं, लेकिन अगले साल थोड़े से बैंकिंग सेक्टर के अर्निंग पे इम्पैक्ट आएगा। तो थोड़ा सा एक्सपोजर बैंकिंग सेक्टर में कम किया जाए, और बाकी जो मिड स्टॉक्स हैं, मिड कैप वाले जो सेगमेंट्स हैं वहाँ पे बढ़ाया जाए तो बेहतर। यानी मेरे हिसाब से कि बेहतर अगर आपकी डाइवर्सिफिकेशन इस स्टेज पे हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। सही। बहुत शुक्रिया सर बुशारत आपका, और बहुत शुक्रिया रऊफ साहब, सिराज साहब, आपके कॉम्प्लीमेंट का, थैंक यू सो मच। और जो है हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर जो है मैं आज के सेशन से इजाज़त लूंगी, आप लोगों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।